लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए कल 7 मई को मतदान होगा। मंगलवार को 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार को गुजरात की सभी 25 सीटों पर 26 हैं, एक सीट पर निर्विरोध सूरत में जीत गए हैं। उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, कर्नाटका की 14 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ साथ बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे दौर के चुनाव में गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र की बारामती सीट, मध्य प्रदेश की राजगढ़ और गुना सीट, विदिशा सीट और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। गांधीनगर सीट से गृहमंत्री अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह मैदान में। वहीं महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और बहू सुनेत्रा पवार के बीच में सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे दौर में कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो चुनाव से अब 24 घंटे का कम समय रह गया है कि किस तरीके का माहौल है इन राज्यों में। सीधे आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी बारामती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जितेंद्र, बारामती सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शरद पवार का गढ़ इसको माना जाता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह के अभी भाषण दिए और शरद पवार पे हमला बोला, उसको लेकर एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। चाहे राहुल गांधी हो इंडिया अलायंस के, चाहे एनसीपी शरद पवार के, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या इस महत्वपूर्ण जो पूरी लड़ाई है, इसमें आपको अभी तक जमीन पर माहौल नजर आ रहा है? देखिए, कहने को तो ये लड़ाई जो है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच है, लेकिन ये असली लड़ाई है शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच। और दोनों ही खेमे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। शरद पवार के सामने ये चुनौती है कि साल 2009 से लगातार उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस सीट से सांसद रही हैं और इस बार भी वो सीट उनकी बरकरार रहे। देखिए, यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पिछले साल एनसीपी में बगावत हुई, एनसीपी दो फाड़ हो गई, अजीत पवार उनको छोड़कर अलग चले गए और असली पार्टी का नाम भी जो है अजीत पवार के खेमे को मिल गया, साथ में चुनावी सिंबल मिल गया। तो ऐसे में क्या शरद पवार को किसी प्रकार की सहानुभूति का फायदा मिलता है? और खास करके जिस तरह से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पर आए थे और उन्होंने शरद पवार को टारगेट किया था, तो उनके बयानों को भी लेकर एक तरह से शरद पवार उस पर भी छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को यह कहा था कि बीते 45 सालों से महाराष्ट्र में एक आत्मा भटक रही है जो किसी को भी सफल नहीं होने देती और कोई भी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने देती है। इस पर शरद पवार ने अपना बयान दिया कि जी हां, उनकी आत्मा भटकती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए, और खास करके यहाँ पर किसानों की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि कल जो 11 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 7 सीटें ऐसी हैं जो कि महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में आती हैं, जहां पर बड़ी आबादी गन्ना के किसानों की है। और महाराष्ट्र के अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 45% ग्रामीण इलाकों की इनकम जो है इसी शुगर बेल्ट से होती है। तो ये काफ़ी अहम होगा यहाँ पर ये जो टकराव है। एक तरह से ये टकराव दोनों गठबंधनों के बीच भी है। महाराष्ट्र में इस बार दो गठबंधन टकरा रहे हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें कि कांग्रेस है, शरद पवार वाली एनसीपी है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, और दूसरी तरफ महायुति है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो ये बारामती की सीट तो अहम है ही, सबकी नजरें इस पर तो टिकी हुई हैं। इसके अलावा दो और भी अहम सीटें हैं महाराष्ट्र की जिसमें कि बड़ा टकराव होने जा रहा है। एक है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, जहां पर केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दाने मैदान में हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं 2 बार के उसी सीट से सांसद विनायक राउत, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ हैं। इसके अलावा दक्षिण महाराष्ट्र की एक सीट है जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे चुनाव लड़ रही हैं, जो कि यहां से विधायक भी हैं। तो कल इन 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की नजरें टिकी होंगी। जी, हमारे साथ बने रहिए। अनुराग द्वारी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग, भोपाल में मिशन 29 को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह अपनी साख एक बार पुराने अपने गढ़ पे वापस पहुंच गए। कुछ दिन पहले आपने उनका इंटरव्यू भी किया, उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव है,
किस तरीके का माहौल बन रहा है? साथ में गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल अंकित, और देखिए दो दिलचस्प बातें ये हैं। पहली तो ये कि दो पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो जो विदिशा से लगभग 20 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे जो दिग्विजय सिंह हैं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, ये राजगढ़ से लगभग 33 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। और 9 कुल सीटें हैं। ज़्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल की हैं। मध्य भारत, जो मध्य प्रदेश का वो हिस्सा, यानी बैतूल और भोपाल, ये इलाका भी है। और साथ ही साथ जो बुंदेलखंड का सागर है वो एक इलाका है। अब दिलचस्प इतना हो गया है कि ठीक एक दिन पहले सागर पूरे ज़िले से जो इकलौती बीनागंज से कांग्रेस की विधायक थी वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यानी 37-38 दिनों में 3 कांग्रेस के मौजूदा विधायक बीजेपी में आ गए हैं। तो सागर जिले से पूरी तरह कांग्रेस साफ हो गई है। अगर विधायकों की बात करें तो वहां पर लगभग 8-0 का मामला चल रहा है, अगर विधानसभा और लोकसभा में उसको तब्दीली की बात करें। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस बहुत तगड़ी टक्कर देने की स्थिति में है, खास करके ग्वालियर चंबल। मुरैना की बात करें तो हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। यानी कांग्रेस वहां मजबूत नजर आ रही है उम्मीदवार के हिसाब से भी। वैसे ही अगर ग्वालियर की बात करें तो 4-4 का आंकड़ा बैठा था। तो इन सीटों पर, और राजगढ़ में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां से आते हैं, 2-3 सीटों पर विधानसभा में वो काफ़ी मजबूत हैं। और जैसा कहते हैं ना, मैन टू मैन मार्किंग करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां जाकर वो देखा हमने। और जो मौजूदा 2 दफ़े के बीजेपी के सांसद हैं उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक शिकायत ये रही है, खुद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। तो ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जो मिशन, जैसा चूंकि आपने ये बात कही कि मिशन 29 को लेकर आगे चल रही है, तो उसकी राह में रोड़े क्या आ सकते हैं खास करके इस चरण में, इसके मद्देनजर इन बातों को हमने सामने रखा है। और बाकी इन जगहों पर जो अपनी अपनी समस्याएं हैं, लोग जहां भी जाइए तो पानी की, बिजली की, सड़क की, ये जो मूलभूत समस्याएं उसको लेकर आपके कैमरों के सामने आते ही हैं। बिल्कुल। तो क्या इस बार मूलभूत समस्याओं पर वोट होने वाला है या चेहरों को देखकर वोट होने वाला है, ये कल तय होगा। विकास भदौरिया अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे सेफ सीट अगर कोई हिंदुस्तान में कही जाए तो उनमें से अहमदाबाद का नाम जरूर, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जरूर आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह खुद गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो 93 लोकसभा सीटों पर चुनाव है इस तीसरे चरण में, उसमें सबसे ज़्यादा 26 सीटों पर चुनाव गुजरात में है, सभी 26 सीटों पर। और ये सारी सीटें बीजेपी ने पिछली बार भी जीती थी। लेकिन इस बार जब ये लोकसभा चुनाव हो रहा है तो उससे पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने ये कह दिया कि हर सीट पर हम 5 लाख के अंतर से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और CR पाटिल जब ये बात कहते हैं तो उनकी बात को जो पॉलिटिकल पंडित हैं गंभीरता से इसलिए लेते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव जो तकरीबन 1.5 साल पहले हुए थे, उसी वक्त उन्होंने यहाँ पर 150 पार का नारा दिया था और जो साकार भी हुआ। तो इसलिए इस बार ये एक बड़ी चुनौती जो बीजेपी ने ली है, उसको देखना होगा कि वो किस तरह से इसको पार पाते हैं। लेकिन अहमदाबाद सीट की बात कर रहे हैं अंकित आप, इस सीट पर तो CR पाटिल ने खुद ऐलान कर दिया है कि 10 लाख के अंतर से अमित शाह को यहाँ से जिता के भेजेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कुल जमा अपनी सीट पर एक बार नॉमिनेशन करने आए हैं और उसके अलावा एक बार एक रोज़ के लिए और आए और कार्यकर्ताओं की एक बैठक की है। उनकी तरफ से इस सीट को प्रदेश यूनिट ही लड़ रही है। लेकिन ये 26 सीटें बेहद चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश भी है। यहाँ पर वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर लगातार 2 बार 26 सीटें जीती हैं और इस बार ये चुनौती उनके सामने ज़्यादा बड़ी है। इस दौरान क्षत्रिय आंदोलन की वजह से यहाँ पर कुछ उहापोह ज़रूर था, लेकिन तकरीबन हफ्ते भर से ये जो क्षत्रिय आंदोलन चल रहा था पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के खिलाफ, वो लगभग ठंडा हो चुका है और ये माना जा रहा है कि वोट में ये तब्दील होगा तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादातर हिस्सा जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ नाराज़गी बाकी है। लेकिन यहाँ से देखिए कई केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पोरबंदर से मनसुख भाई मांडविया चुनाव लड़ रहे हैं, वो राज्यसभा से जीतते रहे थे, अब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव मैदान में है, उनकी सीट उनके लिए सेफ है, लेकिन उनके एक बयान की वजह से 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस वहाँ पर लड़ाई में आ गई है। हालांकि वोटिंग के बाद जब EVM खुलेगा तभी पता चलेगा कि वहाँ पर वाकई में वो लड़ाई में थी भी या नहीं। तो ये बहुत ही अहम इलाका और 93 में से 26 सबसे बड़ा चंक जो है इसी गुजरात से अंकित आएगा।
बिल्कुल, और इसी गुजरात से आपको सबसे पहले वो खबर भी आई थी कि सूरत में किस तरीके से ऑपोजिशन जो है बिल्कुल साफ ही हो गई। कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया, कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन जो है और उसको खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात का जो गढ़ है वो अभी भी काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलग अलग राज्यों से ये जमीनी जो थोड़ी सेंस है, क्या वहां की बारीकियां हैं, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।